चलिए तो क्लास 12th में जो हम लोग लास्ट क्लास तक क्या कवर किए थे कि रिलेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया। इसमें क्या है, पहली एक्सरसाइज जो है क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जो है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें बस पहली एक्सरसाइज ही है रिलेशन पे, आगे जो है वो फंक्शन पे है। तो अब फंक्शन स्टार्ट होगा। अब तक जो हमने 5 लेक्चर लिए हैं, बहुत स्लो स्लो आराम आराम से आपको कोशिश किया रिलेशन समझाने की। फिर उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन मेन इंपॉर्टेंट था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, देन इक्विवेलेंस क्लास भी था जो लास्ट क्लास में किया था। अब आते हैं फंक्शन पे। तो ये टाइप्स ऑफ फंक्शन है, लेकिन 11th क्लास में जो फंक्शन पढ़ना था, बेसिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, यहाँ टाइप ऑफ फंक्शन से स्टार्ट। जैसे कि रिलेशन क्लास 11th में था, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन आपको यहाँ पढ़ना था, तो वैसे ही अब टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ना है। तो उससे पहले मैं, चलो इसको मैं सेव कर देता हूँ। एक मिनट। क्लास 11 था, आज क्या 31 मार्च। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th, ठीक है, चैप्टर 1 एनसीईआरटी का, जिसका नाम था रिलेशन एंड फंक्शन। सो जो रिलेशन है वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि रिलेशन सिर्फ 1.1 एक्सरसाइज था। तो आई होप आप लोगों ने जो पहली एक्सरसाइज है उसके सारे एग्जांपल्स किए होंगे, सारे एक्सरसाइज 1 सारे क्वेश्चंस किए होंगे। अगर आपको डाउट्स है तो आप पूछो। एनसीईआरटी के पहले जी बताइए, ये मैं एक्सरसाइज दिखा देता हूँ। सो ये है 1.1 एक्सरसाइज आपकी। आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना ये फंक्शन स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल या एक्सरसाइज कहीं भी डाउट हो तो बताइए। बोलो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 12th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन में पहली एक्सरसाइज रिलेशन पे है 1.1, उसके एक्सरसाइज जो 1.1 के डाउट्स कर रहे हैं। तो अभी आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 12। सो क्या कह रहा है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। सेट ए क्या है, ऑल ट्रायंगल्स। तो देखो सेट जो है वो ऑल ट्रायंगल, देखो हर रिलेशन एक सेट पे डिफाइंड होगा। सेट मतलब फैमिली, तो जैसे आपकी फैमिली है, मेरी फैमिली है, लाइक एक फैमिली पे, फिर फैमिली के मेंबर के बीच रिलेशन है। जैसे मेरी मदर के साथ है ना, मैं आई एम सन ऑफ माय मदर, वो मेरी मदर, इस तरह से रिलेशन है। तो एक फैमिली है, क्लास 12 का जो रिलेशन एक फैमिली पे बेस्ड है, एक सेट है, उसके अंदर रिलेशन डिफाइंड है एलिमेंट्स के बीच। सेम यहाँ पे है। तो यहाँ जो फैमिली है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल की फैमिली है। जो फैमिली है वो सेट ऑफ ऑल, उस फैमिली में क्या सारे ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल की फैमिली है। अब क्या बोल रहा है ये कि T1 T2 कोई दो ट्रायंगल है, T1 T2 कोई दो ट्रायंगल है, और वो रिलेटेड है कब, अगर T1 इज सिमिलर टू T2। सो T1 जो है सिमिलर होगा T2 के। T1 इज वन ट्रायंगल, T2 इज अदर ट्रायंगल, सो टू ट्रायंगल्स आर रिलेटेड इफ दे आर सिमिलर टू ईच अदर। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिमिलर, तो कॉन्ग्रुएंट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, सिमिलर ट्रायंगल 10th क्लास में आई थिंक। सो कोई बताओ सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, इस तरह के सिचुएशन होते हैं। हाँ सर साइड्स और एंगल दोनों के इक्वल होते हैं। इक्वल थोड़ी होते हैं, इक्वल हो जाएंगे तो वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। अगर साइड साइड के इक्वल हो गया, सिमिलर भी होगा, बट सिमिलर जरूरी नहीं इक्वल ही हो। दो नॉट इक्वल ट्रायंगल भी सिमिलर हो सकता है। मैं बना रहा हूं, जैसे जैसे तुम्हारा फोटो जो पासपोर्ट साइज फोटो है और तुम सिमिलर हो, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा। सो दो सेम फोटो, दो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है तुम्हारा, सेम साइज का है, तो वो कॉन्ग्रुएंट हुआ। लेकिन एक तुम्हारा फोटोग्राफ एक तुम, वो सिमिलर हुए। कैसे, उसका रेशियो सेम रहेगा। ओके, तो यहां क्या होता है, एंगल तो इक्वल होगा, बट क्या होता है जी, साइड में क्या होता है,
10th क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि कुछ रूल्स होते हैं ना, एस ए एस, इस तरह का पढ़ा है तुमने रूल्स? यस सर। हाँ, तो सिमिलर ट्रायंगल जरूरी नहीं एग्जैक्टली इक्वल हो। सो सिमिलर ट्रायंगल में यह है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं मतलब मेनली बस इतना बता दूं कि जो साइड होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, कि इस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड, रेशियो इक्वल होगा और एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था कि एग्जैक्टली सेम होगा, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो ये होता था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो 9th क्लास में था आई थिंक, और सिमिलर ट्रायंगल 10th क्लास में था। देखो रिवाइज कर लेना जाके जरूरत पड़े तो। एनीवे यहां उतनी ज्योमेट्री की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए मतलब क्या है। देखो T1 ट्रायंगल सिमिलर है T2 के, तो साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, एंगल्स इक्वल होती हैं सिमिलर में। सो कहने का मतलब क्या है, एक सेट है, सेट में क्या है, सारे ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल रिलेटेड है अगर वो एक दूसरे के सिमिलर है। अब प्रूफ करना है कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो पहले ये प्रूफ कर देता हूं मैं, फिर अगले पार्ट पे आएंगे। ये तो कर दिया होगा तुमने शायद पहला पार्ट, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th एनसीईआरटी। ओके, सो इसमें क्या है, एक सेट है, सेट ए है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, और रिलेशन है T1, T2 such that T1 is similar to T2, ठीक, इस तरह से T1 ट्रायंगल सिमिलर है T2 के। अब मुझे बताओ, मैं पहले चेक करता हूं रिफ्लेक्सिव। सो तुम में से कोई बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? यस, उस सेट में हर ट्रायंगल खुद से रिलेटेड हो। तो बताओ क्या हर ट्रायंगल खुद से रिलेटेड है? यस क्या हर ट्रायंगल खुद के सिमिलर है? यस। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर भी होता है, इक्वल ट्रायंगल सिमिलर भी होते हैं, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, टू ट्रायंगल्स आर, मतलब मैं खुद के सिमिलर हूं, यस। कोई भी ट्रायंगल खुद के सिमिलर है, यस। हर ऑब्जेक्ट खुद के सिमिलर होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। सो मैं सिंपल लिखूंगा, सिंस every triangle is similar to itself, इतना काफी है कहने के लिए कि रिफ्लेक्सिव है। सिंपल, मैथमेटिकली लिखना है तो मैथमेटिकली लिख सकते हो, दैट इज कि ये जो T1 है, T1, T1 बिलोंग्स टू रिलेशन R और ऑल T1 बिलोंग्स टू A। मैंने कहा कोई एक ट्रायंगल है सेट A का और वो ट्रायंगल रिलेशन पे होगा, क्यों? क्योंकि वो खुद के सिमिलर है। कहां से मुझे पता है? क्योंकि मैंने सिमिलरिटी पहले पढ़ी है, तो मुझे पता है कि हर ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है। तो उस जानकारी को यूज करते हुए मैंने ये कहा कि हर ट्रायंगल खुद के सिमिलर, ये पता होना चाहिए आपको पहले से, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सो R जो है वो रिफ्लेक्सिव है। ओके, अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सो मुझे सिमेट्रिक चेक करना है। सो सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, आप लोग बताओ, क्या करूं उसमें, क्या प्रूफ करना पड़ेगा सिमेट्रिक दिखाने के लिए? सर अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। यस, तो यहां अब ये है कि मैं दो ट्रायंगल अज्यूम कर लेता हूं कि T1, T2 कोई दो ट्रायंगल है सेट ए का। ए में क्या था, सारे ट्रायंगल, जितने ट्रायंगल हो सकते हैं सारे ट्रायंगल सेट ए में, तो मैंने माना कोई दो आर्बिट्री ट्रायंगल है ए का, और इस तरीके से है सच दैट कि T1, T2 रिलेटेड है। ये मैंने अज्यूम किया कि T1 T2 से रिलेटेड है। अब मुझे देखना है इसका मतलब क्या हुआ। सो क्वेश्चन के हिसाब से कि T1 T2 से रिलेटेड होगा अगर T1 इज सिमिलर टू T2, तो वो मैं लिख दूंगा यहां पे। इसका मतलब ये हुआ ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T2। अब मुझे ये बताओ ट्रायंगल T1 सिमिलर है ट्रायंगल T2 के, सो व्हाट कैन यू से, दो ट्रायंगल सिमिलर है दूसरे, मतलब साइड्स उसके प्रोपोर्शनल है और एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ट्रायंगल T2 भी सिमिलर होगा T1 के, हाँ या ना? यस सर। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं कि T2 ट्रायंगल इज आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल T1।
और इससे मैंने ये प्रूव कर दिया कि T2 भी रिलेटेड है T1 से, और इससे ये प्रूव हो गया कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। जब आप ट्रांजिटिव चेक करते हैं तो ट्रांजिटिव में आप क्या चेक करते हैं बताइए? ट्रांजिटिव में हम लोग क्या चेक करते हैं? सर अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो ए और सी आपस में रिलेटेड होना चाहिए। यस, सो मैं पहले 3 ट्रायंगल अज्यूम करता हूं। सो फर्स्ट 3 ट्रायंगल लिया मैंने सेट ए में से। सेट ए में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं क्योंकि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है, तो 3 एलिमेंट सेलेक्ट किया आर्बिट्री, कोई भी 3। और इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया कि T1 ट्रायंगल T2 से रिलेटेड है और T2 ट्रायंगल T3 से रिलेटेड है। ये मैंने अज्यूम किया क्योंकि डेफिनेशन में है ऐसा। अब मुझे चेक करना पड़ता है कि क्या ट्रायंगल T1 T3 से रिलेटेड है, तो इसको मतलब निकालते हैं। सो T1 T2 रिलेटेड है, इसका मतलब हुआ कि T1 ट्रायंगल इज सिमिलर टू T2, इसका मतलब है T2 ट्रायंगल इज सिमिलर टू T3। अब बताओ T1 T2 का सिमिलर है, मतलब T1 T2 ट्रायंगल तीनों एंगल इक्वल है, साइड प्रोपोर्शनल है, और T2 ट्रायंगल T3 का सिमिलर है तो उसके एंगल्स इक्वल है, साइड प्रोपोर्शनल है। तो क्या T1 T3 सिमिलर होगा? यस सर। तो होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये भी हो गया, तो यहां से मैं सीधा सीधा लिख दूंगा इंप्लाइज T1 इज सिमिलर टू T3। और इससे मैंने ये प्रूव कर दिया कि T1, T3 बिलोंग्स टू R, और इससे ये प्रूव हो गया कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब हुआ कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। चलो, तो पहला पार्ट मैंने क्वेश्चन का प्रूफ कर दिया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था पहले तो दिखाओ, प्रूफ करो, शो करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो हमने दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल्स T1 with side 3 4 5, T2 with side 5 12 13, T3 with side 6 8 10. So which triangles among T1 T2 T3 are related? चलो आओ इधर। तो मेरे पास 3 ट्रायंगल है, साइड क्या है 3 4 5, दूसरा है 6 8 10, अच्छा मैं देखा नहीं ऑर्डर क्या है, 5 12 13, ऐसा कुछ है ना, देख लेते हैं। सो T1 में है T1 3 4 5, दूसरा है T2, फिर T3। ओके, सो T1 T2 T3, ये वाला तो T1 है और ये वाला T2 है और ये वाला T3 है। ठीक, ऐसे मैं थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, सो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको शिफ्ट भी कर सकता हूं। ठीक, ओके चलो, सो थोड़ा इधर बुला लेते हैं। हाँ ठीक है, तो T1 T2 T3 ऐसे था यहाँ पे 3 4 5 5 12 13, 3 4 5 5 12 13, 6 8 10, 6 8 10। चलो, अब पूछा इन 3 में बताओ कौन सा ट्रायंगल तीनों में से रिलेटेड है, बोलो तुम। अब तुम लोग पहले डिसाइड करो। T2 T3 सर। T2 और T3 क्यों? सर T1 और T3। तो तुम्हें इसकी प्रॉपर्टी देखनी पड़ती है ना। प्रॉपर्टी क्या होता है सिमिलर के, कि ए होता है कि दो एंगल इक्वल हो जाए, या तो है ना ऐसा होता है, या एस जानते होगे कि दो साइड प्रोपोर्शनल हो और उसके बीच का एंगल है ना, एस होता है ना, कि दो साइड प्रोपोर्शनल हो, बीच का एंगल इक्वल हो, एक ये प्रॉपर्टी होता है एस। और लास्ट 10th वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है कि दो एंगल या तो इक्वल हो जाए दूसरे के, मतलब तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे फिर तो, या दो साइड प्रोपोर्शनल हो उसके बीच का एंगल इक्वल हो, या फिर और क्या होता है एस ए नहीं एस एस एस,
एसएसएस में क्या होता है कि तीनों साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, यही ना, कोई भी एक, तो कुछ रूल्स थे 10th क्लास में, याद करो। अब देखो मैं अगर तुमसे पूछूं, मैंने ऑर्डर लिखा 3 4 5 5 12 13 6 8 10, ऑर्डर ठीक लिखा है। तुम मुझे ये बताओ इन तीनों ट्रायंगल में कौन से दो ट्रायंगल है जिसके साइड प्रोपोर्शनल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, कौन से दो ट्रायंगल है? हाँ T1 और T3। यस, 4/8 1/2, 5/10 1/2, 3/6 1/2। तो तुम याद करो क्लास 10th वाला कॉन्सेप्ट, एस 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 रूल था वहां पे कि अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल हुआ तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो यहां तुम देख रहे हो कि T1 ट्रायंगल इज सिमिलर टू T3 ट्रायंगल। व्हाई? बिकॉज ये जो 4/8, 5/10 और 3/6 करस्पॉन्डिंग साइड, तो एस 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 रूल था वहां पे क्लास 10th में। तुम एक बार एनसीईआरटी देख लेना क्लास 10th का। तो एस 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 रूल से ये सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब कि T1 T3 रिलेटेड है, इसका मतलब T1, T3 उस रिलेशन में है। अब क्वेश्चन दूसरा है, क्या रेशियो इक्वल है 4/12 1/3, 5/13 3/5? तो कोई दो साइड का रेशियो इक्वल नहीं हो रहा। सेम यहां देख लो 12/8 13/10 5/6 इक्वल होगा क्या? नहीं, तीनों रेशियो अलग अलग आएगा। तो इतना ही क्वेश्चन था कि इन तीन ट्रायंगल में कौन से दो ट्रायंगल है जो रिलेटेड है। तो आपका आंसर हुआ T1 रिलेटेड है T3 से। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है ना। और भी तरीके हैं, जैसे एंगल तुम देख सकते हो 90 90 या 90 या 90, तो 4/8 3/6 और उसके बीच का एंगल इक्वल है। तो तुम मैंने एस 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 लगाया, तुम एस ए एस भी लगा सकते हो, दो साइड का रेशियो इक्वल हो, बीच का एंगल इक्वल हो। क्लास 10th वाला थोड़ा सा पढ़ लेना क्या है, बस वो सिमिलर क्या होता है। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, देख लो हो गया ना, और कुछ थोड़ी बचा है, नहीं पूछा था, बस इतना ही पूछा था कौन से तीन ट्रायंगल रिलेटेड है। तो मैं दिखाया T1 T3 रिलेटेड है, 3 4 5 प्रोपोर्शनल है 6 8 10 के, इसीलिए। और कोई डाउट है? नो सर। चलो देख लो अच्छे, देखो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना, और पूरे साल में कम से कम 8-10 बार तो सॉल्व कर ही लेना, पूरे एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि भूल जाओगे ना वरना। जैसे एक बार हुआ, एक महीने बाद फिर से एक बार सॉल्व कर लो पूरा चैप्टर। रिवीजन करने में टाइम लगता है, स्टार्टिंग में टाइम लगता है एक एक क्वेश्चन करने में फर्स्ट टाइम, दूसरी बार करो बहुत आसान लगेगा, तीसरी बार और आसान लगेगा, चौथी बार उससे भी ज्यादा आसान लगेगा, एंड में तो ऐसा लगेगा देख के तुम्हें आंसर पता चल जाएगा। तो इस सेम बोर्ड में जब बैठोगे एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में, तो अगर तुमने 10 बार प्रैक्टिस की है पूरे एनसीईआरटी के एक एक एक्सरसाइज को 10-10 बार, अगर पूरे साल में तुमने 10 बार सॉल्व कर रखा है, तो एग्जाम में एकदम तुम 100 में 100 ला सकते हो। मैथ्स एक ऐसा पेपर जहाँ इजीली 100 में 100 आते हैं, है ना। किसी बोर्ड में 90+ तो कॉमन है, एक नॉर्मल एवरेज बच्चा 90+ ले आता है 100 में से। क्या करना, सिर्फ प्रैक्टिस तो करना है ढंग से, एनसीईआरटी ढंग से प्रैक्टिस करो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए। फिर प्रीवियस ईयर तुम्हारे जिस भी बोर्ड के तुम हो, उसके पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठाओ, उसको भी 10-10 बार सॉल्व कर लो एक एक पेपर को। तो उससे क्या हो गया, सारे क्वेश्चन तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, याद भी हो जाएगा, अलग बात है, याद रट्टा तो नहीं मारना है, बस समझना है कि क्वेश्चन उस तरह के होंगे तो कैसे करने हैं। तो एनसीईआरटी 10 बार कर लो, 10 बार प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो बोर्ड से पहले, एक साल है तुम्हारे पास, है ना, बस हो गया, 100 में 100 आ जाएंगे। ओके तो ठीक है, अगर इसमें डाउट नहीं है या कभी डाउट हो दोबारा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये तुम्हारे पास हो गया। सो पहली एक्सरसाइज था जस्ट रिलेशन, 12th में था टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके अब फंक्शन कंटिन्यू करें? यस सर। चलो तो अब टाइप ऑफ फंक्शन तुम्हें पढ़ना है 12th में। तो टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले तुम्हें तो पता हो फंक्शन होता क्या है ना, हमें ये जानना पड़ेगा ना फंक्शन होता क्या है। तो यहाँ फंक्शन को रिलेशन से रिलेट किया होगा, तो ये कह रहा है कि द नोशन ऑफ फंक्शन अलोंग विद द सम स्पेसिफिक फंक्शंस लाइक आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन along with their graphs have been given in class 11th। तो क्लास 11th का चैप्टर क्या था, ये 2 था। तो क्लास 11th में जहां पे चैप्टर 2 खत्म हुआ था वहां से ये स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो तुम एक बार रिवाइज कर लेना क्लास 11th वाला। हालांकि मैं डेफिनेशन बता देता हूँ फंक्शन का, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा सीधा। क्लास 11th में एडिशन भी था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस हैव आल्सो बीन स्टडीड। सो मैथ में क्या है, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है यूज हो रहे हैं। जैसे देखो अभी
एग्जाम्पल में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यूज किया था इसी एक्सरसाइज में, तुम देखोगे तो। और 12वां क्वेश्चन जो हमने अभी किया उसमें सिमिलर ट्रायंगल यूज कर लिया। और सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्लास 9 10th का कॉन्सेप्ट है, तो वो तुम्हें चाहता है कि पीछे वाली चीज तुम्हें पता हो ताकि आगे तुम उसको यूज कर सको या अप्लाई कर सको। ओके, इसमें क्या बोला था, एज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस इन मैथमेटिक्स। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है and among other disciplines as well, so we would like to extend your study about the function from where we finished earlier। कह रहे हैं जहां पे हमने खत्म किया क्लास 11th में वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। so in this section we would like to study different type of functions। okay, चलो आओ थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। सो हम फंक्शन के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये फंक्शन जो है एनसीईआरटी में तुम डेफिनेशन देखो तो रिलेशन से रिलेट करके उन्होंने बताया है। तुम बिना रिलेट किए भी बता सकते हो, फंक्शन एक इंडिपेंडेंट टॉपिक भी बना सकते हैं। कैलकुलस मेनली यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कैलकुलस है वो फंक्शन से ही मेनली स्टार्ट होता है, उससे पहले रिलेशन नहीं, बट बिना रिलेशन के भी फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। एनसीईआरटी में रिलेशन से डिफाइन करता है। ओके तो देखो मैं दोनों तरीके से डिफाइन कर देता हूं, एक रिलेशन की हेल्प से भी और बिना रिलेशन की हेल्प से भी। सो तुमने ये देखा था रिलेशन में कि सेट ए से सेट बी में ये एक रिलेशन है, आर जो है ए से बी में एक रिलेशन है। सो ये ए है, ये बी है, ये एरो डायग्राम है ए से बी में, ये रिलेशन आर है। अब देखो जैसे मैं बोलूं तुम्हें कि ये एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे रिलेशन, ये बॉक्स क्या है, इसके अंदर रिलेशंस हैं। अच्छा तुम बताओ ए से बी में कितने रिलेशन बना सकते थे हम, याद है फॉर्मूला तुम्हें, सेट ए से सेट बी में कितने रिलेशन बना सकते थे? सर ए क्रॉस बी नहीं, ए क्रॉस बी का सबसेट था रिलेशन। आप डेफिनेशन बता रहे हो कितना, 2 की पावर n सबसेट होता है। यस, सो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, ए क्रॉस बी में होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। मैं लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। जो आप 2 की पावर n बता रहे हो सही बता रहे हो, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये फॉर्मूला है। ए में जितने, मान लो ए में है 4 एलिमेंट, बी में है 2 एलिमेंट, तो 4 में 8 हो गया। तो टोटल रिलेशन तुम ए से बी में 2 की पावर 8 बना सकते हो। 2 की पावर 8 हो गया 256, 256 रिलेशन बनाए जा सकते हैं अगर ए में 4 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है तो, ठीक है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी में 8 हो जाएंगे और ए क्रॉस बी का हर सबसेट रिलेशन होता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ओके, अब मैं क्या बताना हूं, एक बॉक्स है जिसके अंदर ए से बी में जितने रिलेशन बना सकते हो वो सारे रिलेशन तुमने रख दिए। तो कितने रिलेशन होंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ओके, अब इसी के अंदर एक छोटा सा बॉक्स होगा जो फंक्शन का होगा। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि फंक्शन, अभी सबसेट में पढ़ा रहा था लास्ट, है ना, 11th क्लास वालों को। तो जो सेट ऑफ फंक्शंस है वो सबसेट होगा सेट ऑफ रिलेशंस के। चलो मैं लिख ही देता हूं कि सेट ऑफ फंक्शंस है, कहां, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, उसका एक सेट बनाओ, और सेट ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये डायग्राम से क्या समझ आ रहा है तुम्हें, इन दोनों सेट के बीच क्या रिलेशन है? सर फंक्शन रिलेशन का सबसेट है। यस, इसका मतलब है कि जो सेट ऑफ, एक सेट बनाया जो सारे फंक्शन ए से बी में जितने फंक्शन बना सकते हो वो रख दिया तुमने। एक दूसरा सेट बनाया जिसमें जितने रिलेशन हो सकते सब रख दिया तुमने। तो जो सेट ऑफ फंक्शन का सेट है वो सबसेट होगा सेट ऑफ रिलेशन का। मतलब रिलेशन बहुत ज्यादा होंगे, उन्हीं रिलेशन में कुछ रिलेशन होंगे जो फंक्शंस होंगे, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, बट सारे फंक्शन रिलेशन होंगे। यहां तुम देख पा रहे हो कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। इस बॉक्स में देखो, ये फंक्शन का बॉक्स है। सो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। एवरी फंक्शन, तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है।
चलो एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो इंडिया में टोटल कितने एमपीज अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कितने होते हैं? 243। बताओ कितने एमपीज हैं इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? यस सर। 243। ओके, अब उन 243 में कितने मिनिस्टर्स हैं? अप्रॉक्स राउंड ऑफ बताओ। मतलब मिनिस्टर्स कुछ ही होंगे ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर, इस तरह से कितने मिनिस्ट्रीज हैं अप्रॉक्स? ये जीएस का क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल बताओ, एक राउंड ऑफ बताओ। तो 70 नहीं 70 ज्यादा है, मतलब चलो 25-30 होंगे, मान लो 30 मान लेता हूं मैं, ठीक है, हो सकता है 70 भी हो, मुझे खुद एग्जैक्ट आइडिया पता नहीं है कितना है, तो रफली मान लो 30 है। चलो टोटल 243 एमपीज है, उसमें 30 है या 50 मान लो, चलो 50 मिनिस्टर्स हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक एमपी हो गया, और हर मिनिस्टर ऑलमोस्ट एमपी ही है ना, प्राइम मिनिस्टर भी एमपी है ना बनारस से। तो जो मिनिस्टर्स है ना, ये कुछ खास टाइप के एमपीज हैं, है ना, कुछ खास हुए ना, कि वो उनको एक अलग, बाकी एमपी से अपने एरिया का काम देख रहे हैं, लेकिन जो कुछ स्पेशल टाइप के एमपीज है वो मिनिस्टर्स हैं, तो उनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइप का, समझ लो। तो वो जो स्पेशल टाइप के एमपीज है, जो मिनिस्टर्स है, वो फंक्शन हुए, और बाकी जितने एमपीज हैं वो सब रिलेशन के पार्ट है। तो इनफैक्ट वो जो मिनिस्टर्स है वो भी पार्ट ऑफ द एमपी है ना। तो ये कहने का मैं बताऊं, जितने एमपीज का कलेक्शन हो गया, इस तरह रिलेशन टाइप का हो गया, और उसके अंदर जो खास टाइप के रिलेशंस हैं, जो स्पेशल रिलेशंस है, वो हुए फंक्शन। तो सेम यहाँ पे सिचुएशन है, ऐसा समझो। ओके, तो अब मैं बता रहा था डेफिनेशन, तो ये तो कुछ बैकग्राउंड बता दिया। अब कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? ओके, तो आते हैं, देखो सो आर एक फंक्शन है, ए से बी में एक रिलेशन है। अब मुझे डिसाइड करना है कि ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। इसमें कुछ मेंबर होंगे, इसमें कुछ मेंबर होंगे, इनका कुछ रिलेशन होगा ऐसे टाइप का ना, इस तरह से कुछ होगा, लाइक दिस, इस तरह से कुछ होगा। सो ए से बी में अब मुझे डिसाइड करना है, मुझे डिफाइन करना है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको डिफाइन करना है। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या था? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी था सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। सो ये बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो था वो कुछ और नहीं था, जस्ट इट वाज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक। ओके, फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, बट कुछ स्पेशल है, कुछ कंडीशन स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी क्या है वो मैं लिखता हूं। सो देखो, a relation from set A to set B is called a function from A to B। उस रिलेशन को मैं फंक्शन बोलूंगा if and only if there are two conditions, first and second। so पहली बात, सेट A से सेट B में तुम फंक्शन बना रहे हो, तुम बात कर रहे हो फंक्शन की, ये A है, ये B है, A से B में तुम फंक्शन बना रहे हो, इसमें कुछ मेंबर्स होंगे, इसमें कुछ मेंबर्स होंगे, ठीक है। यहाँ R लिखा था, रिलेशन था। अब मैं बोल रहा हूँ कि वो रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, कब मैं बोल पाऊंगा कि वो रिलेशन फंक्शन है। हर रिलेशन फंक्शन नहीं है, कुछ रिलेशन है जो फंक्शन है, तो वो क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हर सबसेट A क्रॉस B का एक रिलेशन है, लेकिन हर सबसेट फंक्शन नहीं होगा, कुछ होंगे जो फंक्शन होंगे, तो वो कुछ क्या है। तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव इमेज, मस्ट हैव इमेज इन बी। देखो पहला कंडीशन है कि सेट ए के हर मेंबर के पास, मैं इसको इधर लिख देता हूं, सो सेट ए के हर मेंबर के पास इमेज होना चाहिए बी में। ठीक है, सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव इमेज इन सेट बी, इमेज इन सेट बी। तो ए से बी में तुम करो, ए के सबके पास इमेज होना चाहिए बी में, पहली बात। और दूसरी कंडीशन है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज
इन बी। तो मैंने हालांकि एक लाइन में लिख सकता था, मैं 2 लाइन बना के लिखा। पहला मैं बोला हूं कि ए के हर मेंबर के पास इमेज हो, और दूसरी बात सेट ए में एक मेंबर के पास एक ही इमेज हो, यूनिक इमेज हो, एक के पास 2 इमेज ना हो, है ना। जैसे मान लो कि एक हस्बैंड के पास 2 वाइफ नहीं हो, ऐसा टाइप का। सो ये एक हस्बैंड है, ये हस्बैंड का सेट वाइफ है, तो एक ही हो, है ना। उल्टा हो सकता है, लाइक ऐसा हो सकता है, देखो यहाँ क्या, इसके पास यूनिक इमेज हो, ऐसा ना हो 2 इमेज हो, ये नॉन यूनिक हो गया। यूनिक मतलब एक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज, ठीक है, यूनिक। जैसे अगर ऐसा हो गया तो यूनिक नहीं रहा। यूनिक क्यों नहीं रहा? क्योंकि एक के पास 2 इमेज हो गया, हमें यूनिक इमेज चाहिए, एक ही इमेज चाहिए, वन एंड ओनली वन। यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन। ओके, चलो अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि तुम पहचान सको, फिर मैं टाइप पे आऊंगा। एक एग्जांपल बनाता हूं, देखो सेट ए में है 1 2, सेट बी में है चलो 3 4, ठीक। अब मुझे बताओ ए से बी में कितने रिलेशन बना सकता हूं मैं? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? ए से बी में कितने बना सकता हूं मैं? बोलो भाई। हाँ 4 बोला तुमने? अरे अभी तो बताया फॉर्मूला पीछे मैंने। ए से बी में कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकता हूं मैं? 16, यस। सो ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट होंगे और ए क्रॉस बी का हर सबसेट एक रिलेशन होगा, तो 2 की पावर 4 16। ओके, सो 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। ये ए क्रॉस बी लिखा, ए क्रॉस बी का हर सबसेट एक रिलेशन होगा। तो टोटल 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 16। अब जरा ध्यान दो, इसके तुम सबसेट लिखना जानते हो, मैं कुछ सबसेट लिखता हूं, वो रिलेशन होंगे, तुम्हें डिसाइड करना है वो फंक्शन है कि नहीं। जैसे एग्जांपल देखो, मैं एक लिखता हूं, सो मान लो R1 में कुछ सबसेट लेना है, जैसे मान लो मैंने सिर्फ 1 3 ले लिया, R2 मैंने ले लिया मान लो 1 3 1 4 ले लिया, R3 कुछ रिलेशन ले रहा हूं, कुछ सबसेट ले रहा हूं मैं, 1 3 2 3 ले लिया मैंने, R4 1 4 2 4 2 3 ले लिया। चलो इतना ही काफी है। अब देखो ये 4 मैंने रिलेशंस लिखे हैं, 4 रिलेशन है एसबी में, 16 हो सकता है, उनमें 4 लिखा मैंने। अब तुम्हें डिसाइड करके बताना है कि क्या ये R1 फंक्शन है नहीं है, क्योंकि देखो फंक्शन एक रिलेशन है, हर फंक्शन रिलेशन है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो एक रिलेशन फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कोई रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है? तो उसका क्राइटेरिया ये था, ये पढ़ लो 2 लाइन। ये जो 2 कंडीशन लिखा है, ये क्राइटेरिया है डिसाइड करने का कि कोई फंक्शन रिलेशन होगा या नहीं होगा। पहली कंडीशन थी कि सेट ए के सबके पास, हर एलिमेंट के पास इमेज होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कि एक एलिमेंट सेट ए के पास यूनिक इमेज हो, एक ही इमेज होना चाहिए। बी पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ए पे बस रेस्ट्रिक्शन है, ध्यान रखना कि एक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज हो, बी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चलो अब बताओ तुम डिसाइड करके, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। सर फर्स्ट और थर्ड है। फर्स्ट और थर्ड तुम्हें लग रहा है फंक्शन है? यस सर। ओके, बाकी लोग बताओ, जो जिसको लग रहा है ट्राई करो, गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है। घर पे गलतियां करोगे तो बेटर है, नहीं तो एग्जाम में गलतियां होंगी। फोर्थ फंक्शन नहीं है। फोर्थ फंक्शन नहीं है, ओके। और बाकी लोग? Sir, only R3 is a function. ओनली R3 इज अ फंक्शन, चलिए ठीक है, ओनली R3 इज अ फंक्शन। सब लोग बताइए अपना आंसर। अच्छा ओनली R3, ठीक है। चलो अब जरा मैं देखो, रिलेशन को लिखने के 3 तरीके थे, एक था रोस्टर फॉर्म, सिमिलर फॉर्म, एरो डायग्राम। तीनों तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं अभी ये रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, इसको एरो डायग्राम पे लिख देता हूं, ठीक है। तो एरो डायग्राम पे लिखूंगा, तो ये ए, ये बी। ए में मैंने लिया हुआ है 1 2, बी में है 3 4, ए बी 1 2 3 4, ए बी
अभी ये रिलेशंस हैं, यहाँ मैं R1 लिख देता हूँ, इधर मैं R2, इधर मैं R3 और एक और बना देता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4। सो यहाँ पे है R4, ठीक है, R1 R2 R3 R4, ये भी एरो डायग्राम बना रहा हूँ इसी रोस्टर फॉर्म से। तो R1 कह रहा है सिर्फ 1 का रिलेशन 3 के साथ है, ये कह रहा है सिर्फ 1 का रिलेशन सिर्फ 3 के साथ है, और कुछ नहीं कह रहा है ये। R2 में सेकेंड रिलेशन पे आता हूँ, ये ठीक है ना, मैं 4 पार्ट बना, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। सो जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये वाला थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है, इस तरह से। तो R2 में कह रहा है 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का रिलेशन 4 के साथ है। तो 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का रिलेशन 4 के साथ है। R2 था ना, ठीक है, R2 R3 में आते हैं 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ। R4 में कह रहा है 1 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ। सो 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ। अब आप डिसाइड करो, पहली कंडीशन थी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए, किसी रिलेशन को फंक्शन बनना है, हाँ मुझे सुनाई दिया, तुमने कुछ बोला है, बताओ। तो फर्स्ट है सर फंक्शन। फर्स्ट है। अब पहली कंडीशन पढ़ो तुम यहाँ पे, रीड द फर्स्ट लाइन, क्या कह रहा था, रीड द फर्स्ट कंडीशन। फंक्शन बनने के लिए क्या होना पड़ेगा उसको, समझ आ रहा है ये? यस सर। कि सेट ए के हर मेंबर के पास सेट बी में इमेज होना चाहिए। अब तुम चेक करो, सेट ए में यहाँ कितने मेंबर है सर 2। क्या 2 के पास कोई इमेज है? नो सर। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हुआ। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो R1 कैन नॉट बी अ फंक्शन, ठीक, ओके। चलो R2 पे आते हैं। R2 चेक करो, R2 फंक्शन है, तो उसी लॉजिक से ये भी फेल हो गया है ना, क्योंकि A में सबके पास इमेज होना चाहिए, 2 के पास तो इमेज है ही नहीं, तो ये भी फेल हो गया, ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो ये फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। अब देखो यहाँ पे R3 में सेट A में सबके पास इमेज है, यस। 1 के पास यूनिक इमेज है, यस। 1 के पास यूनिक मतलब 1 के पास एक इमेज है ना, वो इमेज क्या है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये देखना यूनिक इमेज है कि नहीं है, ये देखना वो इमेज क्या है, उससे बाद में देखेंगे। हमें बस ये देखना है फंक्शन होने के लिए कि A में सबके पास इमेज हो और एक ही इमेज हो A में एलिमेंट्स के पास। सो एक है, यस। तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक के सबके पास इमेज है, यस। यूनिक इमेज है, तो 1 के पास यूनिक है, 2 के पास यूनिक है, यस। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है, क्यों, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ वाला देखो क्या ये फंक्शन है, तो यहां पे A में सबके पास इमेज तो है, बट 1 के पास यूनिक इमेज है, ठीक है। 2 के पास यूनिक इमेज नहीं है, 2 के पास क्या हो गया, 2 इमेज आ गए। 3 भी है, 2 का इमेज 3 भी है, 2 का इमेज 4 भी है, तो 2 के पास यूनिक इमेज नहीं हुआ। यूनिक मतलब एक ही होना चाहिए, ओनली 1, तो इसका मतलब यूनिक इमेज नहीं हुआ। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। सो ये भी फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। सो यहां से डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है, ओके, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो R1 रिलेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो मुझे बताओ R1 रिलेशन में डोमेन क्या होगा, इस रिलेशन का डोमेन क्या है R1 रिलेशन का, यहां तुम देख सकते हो, जस्ट सेट कंटेनिंग 1। R1 रिलेशन का रेंज क्या है, रेंज 3। जस्ट 3। और कोडोमेन क्या है R1 रिलेशन का, कोडोमेन R1 रिलेशन का कोडोमेन क्या है, इतना टाइम लगेगा, कोई बताओ, कोई भी, कोडोमेन क्या है,
यस बी सेट। हाँ देखो कोडोमेन चाहे रिलेशन का हो चाहे फंक्शन का हो, कोडोमेन हमेशा सेट बी होगा। इसमें कुछ नहीं देखना, आंख बंद करके बोलना है सेट बी है कोडोमेन। कोडोमेन फिक्स रहता है, वो वैरी नहीं करता है। कोडोमेन हमेशा दूसरा वाला सेट कोडोमेन है, चाहे वो रिलेशन हो या फंक्शन हो। डोमेन में प्रॉब्लम है, बताता हूं मैं क्यों ही बता रहा हूं। तो यहां सेट बी कोडोमेन है। अब जरा ध्यान दो, ये जो 1 है 2 है और 4 है, ये एक्चुअली फंक्शन नहीं बना है। ये रिलेशन था लेकिन फंक्शन नहीं बना है। 3 वाला फंक्शन बना है। तो जरा 3 वाले को डिस्कस करते हैं। अब बताओ 3 वाले का डोमेन क्या है? चेक करो 3 वाले का डोमेन क्या है? सेट ए। हाँ सेट ए 1 2 है ना, ये सेट ए जो था। और इसका रेंज क्या है? जस्ट सेट 3, सेट कंटेनिंग 3 रेंज। और कोडोमेन क्या है? 3 4। हाँ कोडोमेन बी सेट, वो फिक्स है 3 4। अब वो बताना क्या चाह रहा हूं मैं कि फंक्शन बनने के लिए डोमेन क्या होगा। तुमने एक चीज नोटिस कर सकते हो कि कोई रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, अगर बन गया हो तो डोमेन उस फंक्शन का क्या होगा? होल सेट। हाँ एक को डोमेन होना। देखो रिलेशन में जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सेट ए डोमेन हो। जैसे यहाँ पे था, ये रिलेशन था, डोमेन सिर्फ सेट कंटेनिंग 1 है। यहाँ भी डोमेन लिखते थे सेट कंटेनिंग 1 ही होता सिर्फ। मतलब इसमें डोमेन 1 है, इसमें डोमेन 1 है, इसमें डोमेन 1 2 है, इसमें डोमेन 1 2 है। तो डोमेन 1 2 है, जरूरी नहीं रिलेशन यहाँ नहीं है। यहाँ ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। मतलब अगर फंक्शन है तो जो पहला सेट होगा वो डोमेन होगा, ये पक्का है। और दूसरा सेट तो कोडोमेन होता ही है, चाहे वो रिलेशन हो या फंक्शन हो, दूसरा सेट कोडोमेन है। रेंज डिपेंड करता है कौन कौन सा एलिमेंट इमेज बना है। तो जैसे रिलेशन में रेंज देखते हो वैसे फंक्शन में रेंज देखोगे, सेम है रेंज का मीनिंग दोनों में। मतलब ऐसे तो रिलेशन भी हर फंक्शन एक रिलेशन ही तो है ना, तो फंक्शन का भी उस तरह से ही देखना है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर फंक्शन कोई रिलेशन बन गया तो उसका डोमेन कभी भी ए से कम नहीं होगा, ए के इक्वल ही होगा हमेशा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, देखो यहाँ पे कि मान लो कोई रिलेशन था ए से बी में, तो रिलेशन का डोमेन हो सकता है ए से कम हो। मैं बोल रहा हूं कि डोमेन ऑफ रिलेशन आर हो सकता है कि ए का सबसेट हो। बट अगर ये तुमने अगर कहा कि ये फंक्शन बन गया ए से बी में, सो ये पक्का है कि जो डोमेन होगा अब इस एफ का वो फिक्स हो जाएगा, सबसेट नहीं होगा, वो इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? सर ए के। ए के। और ऐसा क्यों हो रहा है? डेफिनेशन कह रहा है। ये डेफिनेशन कह रहा है ना कि सेट ए के हर एलिमेंट के पास इमेज होना चाहिए तभी फंक्शन बनेगा। तो जब सबके पास इमेज हो जाएगा तो डोमेन तो वही होता है ना कि जिसका इमेज है वो डोमेन है, सिंपल। तो डेफिनेशन कह रहा है कि फंक्शन है तो सबके पास इमेज है, तो ये डोमेन होता है फंक्शन में। और ये कोडोमेन तो होता ही है, चाहे फंक्शन हो चाहे रिलेशन हो। रेंज डिपेंड करता है कि रेंज क्या है। रेंज एफ का मतलब ये होगा कि जैसे एफ ए बोल देता हूं मैं, एफ ए का मतलब ये हो गया कि जो जो एलिमेंट इमेज बना है। जैसे यहां पे एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे ये फंक्शन है ना ये वाला, तो इसमें तुमने देखा कि डोमेन इसका है सेट कंटेनिंग 1 2 जो कि ए के इक्वल है। रेंज में कि देखते हैं ए का एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ मैप्ड है, तो 1 2 दोनों 3 के साथ मैप्ड है, इसलिए 3 है। सो अब यहां बताना ही चाह रहा हूं मैं कि जो रेंज होगा एफ ए सेट होगा। तो एफ ए का मतलब होता है कि इसको मैं डिफाइन करूं, सो एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब कि ए सेट का एलिमेंट जहां जहां मैप हो रहा है वो रेंज है। सेम रिलेशन में भी होता है। अब कोडोमेन और रिलेशन में क्या है? तो इन जनरल का मतलब हर जगह, चाहे वो रिलेशन हो चाहे फंक्शन हो। तो इन जनरल क्या होता है कि आप जानते हो कि जो रेंज है चाहे वो रिलेशन या फंक्शन हो, और जो कोडोमेन है इसके बीच क्या रिलेशन है, चाहे वो रिलेशन हो या फंक्शन हो, वो डोमेन का सबसेट होता है। यस सबसेट होगा। इक्वल भी हो सकता है। तो अभी क्लास 12 में यही पढ़ना है। अभी देखेंगे कि जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं ऑन टू फंक्शन है। अभी आगे पढ़ेंगे हम कि जब रेंज कोडोमेन, इन जनरल रेंज छोटा ही होगा कोडोमेन से, जब रेंज कोडोमेन बराबर हो जाता है तो उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, आगे आएगा।
और देखा तुमने रिलेशन में कि रिलेशन में जो डोमेन है वो ए सेट का सबसेट होगा, और अगर रिलेशन का डोमेन इक्वल हो गया ए के, मतलब फंक्शन हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर फंक्शन है वो तो पक्का हो गया कि डोमेन ए ही होगा फंक्शन का। रिलेशन में जरूरी नहीं है ए होगा, ए से कम भी हो सकता है, सबसेट भी हो सकता है। कहने का मतलब यही है कि यहाँ डोमेन ए का सबसेट होगा, अगर फंक्शन बन गया तो इक्वल हो जाएगा ए के। तो इस तरह से हम लिखते हैं फंक्शन ए से बी में है, ए को डोमेन बोलते हैं, इसको कोड बोलते हैं। रेंज डिपेंड करता है कि बी में कौन कौन सा, तो ये जो मैं एफ ए लिख रहा हूं, तो ये जो एफ ए है ऑब्वियसली सबसेट होगा बी का, क्योंकि ये रेंज है, ये रेंज है और ये कोडोमेन है। तो इस तरीके से ओके। अब थोड़े मैं आता हूं, तो 11th का तुम एक बार रिवाइज कर सकते हो। मैं समझाना था कि फंक्शन होता क्या है, वो मेन समझाना था, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल से आपको समझा दिया, इस एग्जांपल के थ्रू, और ये ऐसे हो गया। बाकी कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो। ये तो जैसे मैं लिखूं अगर, ओके देखो जैसे क्या है, थोड़े कॉन्टिन्यूअस सेट में आता हूं। देखो कि एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं ए से बी में, ठीक है। तो ए के बजाय तुम ले लो आर, आर से आर में क्या डिफाइन कर रहा हूं, रिलेशन। रिलेशन कैसा डिफाइन कर रहा हूं, ऑर्डर पेयर मॉड एक्स कॉमा एक्स। जरा समझो, तो जहां एक्स कहां से आ रहा है, रियल नंबर से। अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं क्या ये रिलेशन फंक्शन है। चलो थोड़ा सा तुम्हें फंसाने से बजाय थोड़ा सेट में छोटा कर देता हूं ताकि तुम अच्छे से समझ सको। यहां मैं इंटीजर का सेट ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां मैं इंटीजर का सेट ले लिया। आपको पता है ना, इंटीजर का मतलब हुआ कि 0 प्लस या -1 प्लस या -2 प्लस या -3, और रियल नंबर तो पूरा इंटरवल होगा, -∞ से +∞ का पूरा इंटरवल, पूरा नंबर लाइन। ओके तो अब बताओ क्या ये रिलेशन जो मैं डिफाइन कर रहा हूं z से r में, क्या ये फंक्शन है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ना। अभी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको हम लोग उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में ट्राई करते हैं। चलो तो रोस्टर फॉर्म में ट्राई करेंगे तो मुझे इंटीजर से एलिमेंट लेना। मान लो 0 रखता हूं तो क्या होगा, x को 0 रखने में क्या एलिमेंट बनेंगे, 0 0। x को 1 रखने पे क्या बनेगा, x को 1 रखने पे 1 1। x को -1 रखने पे 1 -1। x को 2 रखने पे 2 - 2। 2 नहीं x को 2 रखने पे, एक मिनट, तो अभी जब -1 रखा था तो 1 -1 हुआ था। x को 2 रखो सर 2 2। हाँ 2 2, ठीक है। और x को -2 रखने पे 2 - 2। ठीक है ना। मैं एलिमेंट्स यहां से उठा रहा हूं एक एक करके, पहले 0 लिया, फिर +1 -1 +2 -2, तो वो x मैं चूज कर रहा हूं, डोमेन के एलिमेंट्स ले रहा हूं एक्चुअली। तो ऐसे x को जब -2 रखोगे तो यहाँ तो 2 हो जाएगा और यहाँ -2 हो जाएगा, है ना। ऐसे चलता रहेगा। तो ये था सेट बिल्डर फॉर्म, ये था रोस्टर फॉर्म। एरो डायग्राम बनाए, चलो एरो डायग्राम बनाते हैं। तो एरो डायग्राम, तो ये है तुम्हारा z सेट और ये है तुम्हारा r। सो यहाँ तो हो सकता है कुछ भी, जैसे 0 है यहाँ पे, ठीक है ना, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इधर है हमारे पास -1 -2। हाँ वो उल्टा कर दिया ना। सो ये z था, और रियल में तो बहुत सारे एलिमेंट्स को लिख नहीं पाएंगे हम। ओके सो अब चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो 0 का इमेज कहाँ था, 0 का 0 पे है, ठीक। ओके 1 का इमेज क्या क्या है, हाँ 1 का इमेज 1 भी है, बीच में बहुत सारे एलिमेंट है, 1 भी है, और 1 का इमेज -1 भी है। 2 पे आ जाओ, 2 का 2 भी है और 2 का -2 भी है। अच्छा सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो अब चेक करो, वो पहले मैंने गलत बना दिया था, लेकिन मेरी गलती से हो गई। सो अब बताओ क्या ये फंक्शन है,
एक तो पहली बात, हर एलिमेंट के पास इमेज नहीं है ना, वो हमने उल्टा बना लिया था। तो नेगेटिव -1 है तो उसके पास इमेज है ही नहीं। मैंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है ना, mod x, x टाइप से। तो पहले बात, नेगेटिव नंबर के पास इमेज ही नहीं है, और दूसरी बात तो वही फेल हो गया, फंक्शन तो ऐसे नहीं होगा। और दूसरी बात, यूनिक इमेज भी नहीं है ना, 1 के पास 2 इमेजेस है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं होगा एक्चुअली। क्यों? क्योंकि 1 के पास 2 इमेज है, तो या तो नेगेटिव नहीं, तो वो ऐसे बना रहा था ना, यहीं से दिख रहा है ना कि 1 के पास 2 इमेज है, 1 का 1 भी है, 1 का -1 भी है। सो यूनिक इमेज तो हुआ नहीं, तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, मैं तो बताने के लिए खुद मैं एग्जांपल बना रहा था, तो ये फंक्शन नहीं है। तो यहाँ बस दिखाने की कोशिश कर रहा था इस तरह, ठीक है। एनीवे, तो अभी बस मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया, हमने एक क्वेश्चन किए हैं जो डाउट थे आपके, और अभी हम देख रहे थे कि रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे। अच्छा, एक मैं इंडिपेंडेंट डेफिनेशन लिख देता हूँ। जब कैलकुलस स्टार्ट होता है तो फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो अगर मैं रिलेशन को इन्वॉल्व ना करूं, जैसे कैलकुलस की पहली क्लास, तो यहाँ से स्टार्ट होगी। रिलेशन पता नहीं क्या है, कोई जरूरत नहीं है। फंक्शन जानने के लिए रिलेशन जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर कोई चाहे, या कैलकुलस में जनरली लोग फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेशन, इंडिपेंडेंट डेफिनेशन क्या होगी वो बता देता हूँ कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट डेफिनेशन। तो उस केस में लिखेंगे कि अ फंक्शन फ्रॉम ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। तो अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल दैट एसोसिएट्स each element of set A to a unique image in set B। देखो वो आ गया, यही कंडीशन है ना। एक तो each element था कंडीशन, और दूसरा कंडीशन था यूनिक इमेज, जो मैंने अलग अलग लिखे थे। तो यहाँ रिलेशन नहीं आया, हमने हटा दिया रिलेशन को। बस हमने कहा कि एक फंक्शन जो A से B में है वो एक रूल है, वही रूल है, आरयूएल है ना, एक रूल है। तो उस रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए कि सेट ए के हर एलिमेंट के पास सेट बी में यूनिक इमेज होना चाहिए, ये कंडीशन। तो ये डेफिनेशन हो गया, सिंपल, ठीक है। एग्जांपल के लिए, अगर ए मेरा 1 2 3 है और बी मेरा फॉर एग्जांपल 4 5 6 7 है, इस तरह से। तो अगर मैं एरो डायग्राम से समझाऊंगा आपको, तो ये फंक्शन है 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ऐसा होता है 1 का 5 है, 2 का 4 है, 3 का 6 है फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से रिलेशन है। तो सेट ए में सबके पास इमेज होना चाहिए और यूनिक इमेज होना चाहिए, ये फंक्शन है, ठीक है। अब बात करूं डोमेन की, तो ये सब 11th में था। सो बात करूं यहाँ डोमेन की, तो वो 1 2 3 ए हो गया। बात करूं कोडोमेन की, तो ये तो हमेशा बी सेट रहता है, फिक्स है, 4 5 6 7। और रेंज क्या होगा यहाँ पे आपका, क्या रेंज, बोलो भाई, रेंज। टाइम हो गया क्या? 4 5 6। यस, सो 4 5 6, ठीक है। तो ये आपके पास है 4 5 6, है ना। इसको मैं एफ ए लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा एफ ए। एफ ए का मतलब सेट ए का इमेज जो सेट बी में बना है, और ये ऑब्वियसली हमेशा बी का सबसेट होगा। ओके, तो ये तो बेसिक हो गया जो 11th क्लास में था। तो मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं यहाँ तुमसे अगर पूछूं इस क्वेश्चन में, थोड़े से बस 2 मिनट और लूंगा, तो यहाँ मैंने तुम्हें बताए कि टोटल रिलेशन तुमने कहा कितने होंगे, 16, यही कहा ना, मैंने उसमें 4 लिखे। अगर मैं ये पूछता तुमसे कि ए से बी में टोटल रिलेशन 16 है, तो हमने कहा कि सेट ऑफ रिलेशन सुपर सेट होता है सेट ऑफ फंक्शन का, मतलब सेट ऑफ फंक्शन सबसेट है सेट ऑफ रिलेशंस का। जैसे बताया इस स्लाइड में कि सेट ऑफ फंक्शन जो है, तो जो नंबर ऑफ फंक्शन होंगे इस सेट में जितने एलिमेंट होंगे कम होंगे उससे। तो इसका मतलब ये हो गया टोटल रिलेशन 16 है, तो बताओ नंबर ऑफ फंक्शन ए से बी में 16 से ज्यादा होंगे या 16 से कम होंगे? रिपीट करो क्वेश्चन। टोटल रिलेशन ए से बी में 16 बनाए जा सकते हैं मैक्सिमम, टोटल रिलेशन है। अब मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ फंक्शन ए से बी में 16 से ज्यादा आएंगे या 16 से कम आएंगे, ये क्वेश्चन है मेरा। कम आएंगे। यस, कम आएंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन है वो कितने होंगे, 16 से कम होगा तो कितना होगा, फिक्स होगा, वैरी नहीं करेगा यहाँ पे। तो ए में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है,
तो टोटल रिलेशन 16 था, तो टोटल फंक्शन कितने में बना सकता हूं, मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे। तो यहाँ है कि टोटल फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। तो एक चैप्टर आपके इसी एनसीईआरटी में, अच्छा पढ़ तो चुका 11th क्लास ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो लगाना है एक्चुअली। देखो समझो जरा यहाँ पे, तो फंक्शन होने के लिए सेट ए के हर एलिमेंट के पास इमेज होना चाहिए। तो देखो इस वन के पास कितनी चॉइस है, ये बताओ मुझे, इस वन के पास कितनी चॉइस है। वन चाहे तो 3 में मैप हो सकता है, वन चाहे तो 4 में मैप हो सकता है ना। तो वन के पास कितनी चॉइसेस है, सर 2 2। सेम 2 चाहे तो 3 पे जा सकता है, 2 चाहे तो 4 पे जा सकता है। तो 2 के पास कितनी चॉइस है, सर 2। और फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों के पास इमेज हो। तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग था, आपको याद होगा, एक काम करने के m वे है, दूसरे काम करने के n वे है, दोनों काम होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई यस, मतलब m इंटू n, जो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग 11th क्लास के परमुटेशन चैप्टर में था कि 2 जॉब्स है, 1 जॉब कैन बी डन m ways, 2 jobs can be done n ways, both jobs simultaneously और 1 by 1 can be done in m into n ways। तो टोटल यहाँ कितने तरीके हो गए, 2 इसके पास ऑप्शन है, 2 इसके पास ऑप्शन है, तो 2 दूने 4। तो अगर तुम ये टोटल जो 16 रिलेशंस लिख दोगे ना और चेक करोगे तो उसमें सिर्फ 4 ही ऐसे होंगे जो फंक्शन बनेंगे। एक तो मैंने दिखा दिया ये है, और 3 होंगे। टोटल 16 रिलेशन लिख लो तुम, इसके सारे सबसेट लिख लो और उस सबसेट में चेक करोगे कौन कौन से फंक्शन बनाएंगे। तो ओनली 4 विल बी सबसेट फंक्शन, ठीक है। उन 16 में सिर्फ 4 होंगे। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है 2 की पावर n a into b। तो टोटल फंक्शन कितने होंगे, मैं सीधा बता देता हूं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन विल बी, बता पाओगे, क्या लिख देता हूं, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b की पावर नंबर ऑफ, 2 स्क्वायर हुआ था तो वहां तुम्हें समझ नहीं आया क्या हुआ, 2 स्क्वायर हुआ है वहां पे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, मैं फिर से लिख देता हूं। देखो सो हमने क्या देखा, जस्ट टू कंक्लूड, सो एट द एंड बस मैं ये बताना चाहता हूं कि a से b में अगर रिलेशन है, सो टोटल रिलेशन यू कैन मेक, टोटल रिलेशंस you can make is 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a into नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। अगर f फंक्शन है, कोई f फंक्शन है a से b में, so total function you can make, total function you can make is number of element in b इसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। कैसे हो रहा है रूल, तो आप देखो ध्यान से, फिर से बता रहा हूं आपको, ये a है ये b है। सो a में हर एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, जितने b में मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ n है, यहाँ m है, तो पहले एलिमेंट के पास m चॉइस है, दूसरे के पास भी m चॉइस है, तीसरे के पास भी m चॉइस है। सो m इंटू m इंटू m इंटू n चल रहा है कितनी बार, जितने इसमें एलिमेंट है। तो n एलिमेंट्स हैं तो m की पावर n हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन b की पावर नंबर एलिमेंट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सिंपल। तो टोटल नंबर ऑफ, ये सब एंट्रेंस में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, ये जो भी लिख रहा हूं मैं, ये एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉर्मूला दे देगा कि a में 4 है, b में 2 है, तो बताओ कितने रिलेशन बनेंगे, 4 ऑप्शन होंगे। या a में 2 है, b में 4 है, बताओ कितने फंक्शन बनेंगे, तो ऑप्शन दे देंगे। तो ये फॉर्मूला जस्ट एंट्रेंस के लिए सब है। सो एनीवे आज हमने 12th का भी स्टार्ट नहीं किया है, मतलब 12th वाला ये स्टार्ट नहीं किया टाइप्स, क्योंकि मैं ये स्टार्ट करने वाला था, लेकिन चूंकि मैं बेसिक्स आपको बताया कि 11th क्लास में जो था वो क्या था भाई, वो बता रहा था आपको मैं, ठीक है। सो यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी आप एक बार फिर से क्लास 11th का एनसीईआरटी पलट के देख लेना चैप्टर 2, ताकि आपको थोड़ा आइडिया है क्या था। फिर यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ जो मेनली स्टार्ट है वो स्टार्ट है 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, उससे स्टार्ट है 1 1 ऑन टू, यही पढ़ना है 2 टॉपिक इस एक्सरसाइज में। सो 1 1 क्या होता है, ऑन टू मतलब इंजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड नाइट। थैंक यू सर।